छात्राओं, हम स्नातक द्वितीय वर्ष के हिंदी साहित्य के द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत एकांकी के स्वरूप को समझने का प्रयास कर रहे हैं। पिछले वीडियोस में हम इसके अंतर्गत एकांकी के तत्वों का अध्ययन करते हुए कथानक, पात्र एवं चरित्र योजना तथा संवाद योजना के संबंध में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। आज एकांकी के तत्वों के प्रकरण को ही आगे बढ़ाते हुए हम कुछ अन्य तत्वों को समझने का प्रयास करेंगे। तो अगले तत्व के रूप में हम ले सकते हैं भाषा एवं शैली। एकांकी में भाषा भी अभिव्यक्ति का एक महत्वपूर्ण साधन है। भाषा और शैली एकांकी में अभिव्यक्ति का महत्वपूर्ण साधन है। एकांकी रंगमंच पर खेलने के लिए लिखे जाते हैं, इसलिए यह आवश्यक है कि उसकी भाषा बोधगम्य हो। क्योंकि एकांकी रंगमंचीय विधा है और उसमें संप्रेषण के लिए जो पात्र हैं या अभिनेता हैं, उनका अभिनय, मंच योजना आदि सभी अपना अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। उन सबका महत्व है और वो सब बहुत कुछ संप्रेषित करते हैं। लेकिन जो संवाद अदायगी है, वो संवाद किसी न किसी भाषा में ही लिखे जाते हैं, भाषा में ही प्रस्तुत किए जाते हैं। तो इसलिए भाषा भी अभिव्यक्ति का एक महत्वपूर्ण साधन है एकांकी में। अब एकांकी के लिए जब हम भाषा की बात करें तो यह आवश्यक है कि एकांकी की भाषा एकदम सहज हो, सरल हो, बोधगम्य हो, आसानी से समझ में आने वाली हो। हम काव्यशास्त्र में जब गुणों की चर्चा करते हैं तो प्रसाद गुण की चर्चा करते हैं। प्रसाद गुण यानी सरलता का गुण। तो एकांकी की जो भाषा है उसमें सरलता अत्यंत आवश्यक है। यदि भाषा सरल नहीं होगी और एकांकी में मंच पर जो संवाद बोला जा रहा है उसका तात्पर्य ही यदि दर्शक नहीं समझ सकेगा तो वो भाव ग्रहण और रस ग्रहण भी नहीं कर सकेगा। वहाँ पर उस शब्द का अर्थ खोजने की गुंजाइश नहीं होती, उस शब्द का अर्थ जानने का अवसर नहीं होता। ऐसे में एकांकीकार के लिए यह बहुत जरूरी है, चाहे वह किसी भी विषय पर एकांकी लिखे, चाहे ऐतिहासिक विषय पर हो, चाहे धर्म दर्शन से संबंधित हो, चाहे सामाजिक हो, लेकिन उनकी भाषा अत्यंत सरल, बोधगम्य होनी चाहिए, जानी पहचानी होनी चाहिए। ये एक जो भाषा के संबंध में है वो सबसे पहला गुण है कि भाषा सरल और बोधगम्य होनी चाहिए। क्योंकि सरलता नहीं होगी भाषा में तो भाषा आसानी से समझ में नहीं आ सकेगी, और जो भाषा समझ में नहीं आएगी उस भाषा में बोले गए संवादों के माध्यम से होने वाला भाव ग्रहण, अर्थ ग्रहण, फिर भाव ग्रहण और फिर रस ग्रहण की प्रक्रिया भी बाधित होगी। वह एकांकी निरर्थक हो जाएगा। भाषा सुगम भी होनी चाहिए ताकि विचारों को ठीक से संप्रेषित किया जा सके। भाषा पात्रों के अनुरूप भी होनी चाहिए। जिस वर्ग के पात्र हैं वैसी ही भाषा का प्रयोग होने से पात्र हैं वास्तविक लगते हैं, उनका अभिनय भी वास्तविक हो जाता है। तो ऐसे में पात्रों के अनुकूल भाषा का प्रयोग आवश्यक है। जब हम ऐतिहासिक परिदृश्य के एकांकी देखते हैं, खास तौर से अत्यंत प्राचीन इतिहास के, तो उसमें भाषा संस्कृतनिष्ठ होती है, लालित्यपूर्ण होती है। इसके विपरीत एकदम आधुनिक समाज या सामाजिक परिवेश पर लिखे जाने वाले जो एकांकी हैं उनकी भाषा वर्तमान में प्रचलित भाषा का स्वरूप होगा, तभी उनमें, उन एकांकियों में जो संप्रेषण है वो अधिक सहजता से हो सकेगा। वो वास्तविक लगेंगे, उनके चरित्र भी वास्तविक लगेंगे और उनमें भाव भी ज़्यादा सहजता से प्रकट हो सकेगा। इसलिए पात्र के अनुरूप और परिवेश के अनुरूप भाषा का होना भी अत्यंत आवश्यक है। इसके अतिरिक्त जो चरित्र इस एकांकी में प्रस्तुत किए जा रहे हैं उनके व्यक्तित्व के अनुरूप एकांकी की भाषा होनी चाहिए।
भाषा व्यक्तित्व के अनुरूप भी होनी चाहिए, पात्रों के अनुरूप भी होनी चाहिए, परिवेश के अनुरूप भी होनी चाहिए। भाषा के साथ ही शैली पर भी विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। एकांकी के लिए मुख्य रूप से नाटकीय शैली का प्रयोग होना चाहिए, क्योंकि इसके लिए किसी भी अन्य शैली का प्रयोग उपयुक्त नहीं माना जा सकता। यह दृश्य विधा है, तो दृश्य विधा के अनुरूप नाटकीय शैली का प्रयोग ही एकांकी के संप्रेषण में सहायक हो सकता है। अब हम भाषा एवं शैली के बाद एकांकी के अगले महत्वपूर्ण तत्व की ओर बढ़ते हैं, वह है उद्देश्य। तो प्रत्येक रचना किसी न किसी उद्देश्य को लेकर ही लिखी जाती है। चाहे कोई भी रचना हो, चाहे कोई भी विधा हो, प्रत्येक रचना का कोई न कोई उद्देश्य अवश्य होता है, और उद्देश्य उसका महत्वपूर्ण तत्व होता है। आपने प्रथम वर्ष में कहानी का अध्ययन किया, कहानी के तत्वों के रूप में भी आप उद्देश्य को समझ चुके हैं। तो उद्देश्य उसका एक महत्वपूर्ण तत्व है, और प्रत्येक रचना और प्रत्येक एकांकी पाठक के सामने और दर्शकों के सामने, एकांकी दृश्य विधा है और अन्य रचनाएं जो पठ्य विधा हैं, तो प्रत्येक रचना कोई न कोई उद्देश्य प्रस्तुत करती है। तो एकांकी भी दर्शकों के सम्मुख कोई न कोई उद्देश्य अवश्य प्रस्तुत करती है। एकांकीकार चरित्रों के माध्यम से, संवादों के माध्यम से अपने विचारों को अभिव्यक्त करता है। और इतना ही नहीं, रंगमंचीय जो अभिव्यक्ति है या रंगमंचीय जो व्यवस्था है, वह व्यवस्था भी कई बार बहुत कुछ कह देती है, बहुत कुछ संप्रेषित कर देती है। क्योंकि एकांकी दृश्य विधा है, इसलिए उस दृष्टि से भी उस पर विचार करना आवश्यक हो जाता है। तो संवादों के माध्यम से और विचारों को वो अभिव्यक्त करता है, चरित्रों के माध्यम से व्यक्त करता है। सफल एकांकी वह है जो अपने उद्देश्य को सीधे न कहकर सांकेतिक ढंग से अभिव्यक्त करे। चरित्रों के माध्यम से जो उद्देश्य है वो संप्रेषित हो जाए, सूक्ष्म संकेत दिया जाए एकांकी के द्वारा, और उसके द्वारा उद्देश्य या एकांकी की मूल संवेदना प्रकट हो, यह एकांकी के लिए आवश्यक माना जाता है, सफल मानी जाती है वो एकांकी। कथा वस्तु के अनुसार एकांकी रचना के अलग अलग उद्देश्य सामने आते हैं। जीवन के अंतर्विरोधों, विषमताओं की आलोचना एकांकी में व्यंग्यात्मक ढंग से की जाती है। उद्देश्य की महत्ता ही एकांकी को चिरस्थायी बना देती है दर्शकों की स्मृति में। तो दर्शकों की स्मृति में एकांकी लंबे समय तक जीवित रह पाते हैं, जहाँ पर एकांकी व्यंग्यात्मक ढंग से, सांकेतिक रूप में जो अपना उद्देश्य है उसे अभिव्यक्त कर पाती है। एकांकी का एक और बहुत महत्वपूर्ण तत्व है संकलन त्रय, जो गद्य की अन्य विधाओं में नहीं होता, लेकिन एकांकी के लिए आवश्यक है। बल्कि एकांकी का प्राण इसे कहा जा सकता है, क्योंकि संकलन त्रय का यदि ध्यान न रखा जाए या एकांकी में न हो, तो वो एकांकी सफल हो ही नहीं सकता। और यह संकलन त्रय का तत्व है जो एकांकी, क्योंकि दृश्य विधा है, उससे जुड़ा हुआ है और एकांकी के लिए आवश्यक है, और एकांकी को अन्य विधाओं से अलग भी करता है। संकलन त्रय के अंतर्गत जो जरूरी है कि एकांकी स्वाभाविक हो, उसके लिए एकांकी में कार्य की एकता हो। संकलन त्रय, तीन का संकलन, किनका? कार्य का, काल का और स्थान का। यानी कार्य की एकता, काल की एकता और स्थान की एकता, यानी एक ही कार्य हो, एक ही समय हो और एक ही स्थान हो। ये एकांकी के लिए अत्यंत आवश्यक माना गया है। अब इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए हम कार्य की एकता को लेते हैं। एक ही कार्य, एक मूल उद्देश्य, एक संवेदना, एक विषय को लेकर के एकांकी चलना चाहिए। यदि उसमें बार बार संवेदनाओं का परिवर्तन होगा, कार्य का परिवर्तन होगा, तो ऐसी स्थिति में जो एकांकी एक छोटे समय में खेले जाते हैं, कम समय में प्रस्तुत किए जाते हैं, तो उसमें उसकी संवेदना है वह दर्शकों तक नहीं पहुंच सकेगी।
उससे उसमें व्यवधान उत्पन्न होगा, उसमें विस्तार की गुंजाइश नहीं होती एकांकी में। इसलिए एक कार्य हो, कार्य की एकता हो, एक समय हो, विस्तृत समय को एकांकी में प्रस्तुत ही नहीं किया जा सकता। जैसे मान लीजिए कोई पात्र है, हम उसकी बाल्यावस्था दिखाएं, फिर उसको युवा और फिर प्रौढ़ दिखाएंगे, तो कैसे एकांकी में प्रस्तुत किया जा सकेगा? तो इस सब से एकांकी में बचना चाहिए। तो ऐसे में समय की एकता का भी उसमें ध्यान रखना चाहिए, और इसी प्रकार से स्थान की एकता। दृश्य परिवर्तन बार बार नहीं होने चाहिए। हालांकि कुछ एकांकीकारों ने, कुछ आलोचकों ने माना है कि एकांकी में 1 से 2 दृश्य रखे जा सकते हैं, लेकिन वो भी बहुत आसानी से परिवर्तित किए जा सकें, इसका ख्याल भी उसमें रखा जाता है। लेकिन मूलतः सफल एकांकी वही कहे जाते हैं जिनमें दृश्य परिवर्तन न होता हो। एक ही दृश्य में पूरा एकांकी प्रस्तुत कर दिया जाए, वही सफल एकांकी माने जाते हैं। तो एक ही स्थान, मान लीजिए हम कुछ वर्णन तो एक कक्ष का कर देते हैं, फिर कुछ वर्णन बाजार का कर देते हैं, फिर कुछ वर्णन कहीं और किसी अन्य स्थान का करते हैं, तो ऐसे में बार बार दृश्य परिवर्तन से भी एकांकी में व्यवधान उत्पन्न होता है। तो इसलिए एकांकी में दृश्य परिवर्तन से भी बचना चाहिए। तो इस प्रकार से यह संकलन त्रय है, यह एकांकी के लिए अत्यंत आवश्यक है, जिससे एकांकी में प्रस्तुत की जाने वाली संवेदना पूरी तरह से दर्शकों तक पहुंच सके, संपूर्णता के साथ पहुंच सके। तो इन सब का ऐक्य होना, एकता होना आवश्यक है एकांकी के लिए। कार्य की एकता, काल की एकता और स्थान की एकता, तो यह भी इसका एक महत्वपूर्ण तत्व है। अब इसके पश्चात आगे जो अन्य तत्व एकांकी के हैं, उनके संबंध में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे।